बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है वेरिएशन। तो चलें जी, हम बुक की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। A word variation is frequently used in all sciences. There are two types of variations: direct variation and inverse variation. Variation is basically a relationship. किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होता है या उनके दरमियान कोई जो राब्ता हो रहा होता है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को जाहिर करता है, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन की जो है वो दो टाइप्स हैं। एक जो है वो है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। तो अब हम दोनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes the increase या decrease in an other quantity, then this variation is called direct variation। क्या मतलब इस बात का कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं तो वो ये कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो इसके रिलेशन में, यानी रिलेशन है ना दोनों के दरमियान, तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो एज अ रिज़ल्ट दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन होता है जिसमें एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा होता है, दैट रिलेशन और वेरिएशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा वेरिएशन जिसमें अगर एक चीज़ है हमारे पास वो बढ़ रही है तो इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो भी बढ़ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और इसी तरह अगर वो पहली चीज़ जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी चीज़ भी जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो देखें आप, जो फर्स्ट क्वांटिटी पे बिहेवियर है वही सेकंड क्वांटिटी का बिहेवियर है। तो जब दोनों क्वांटिटीज़ का सेम बिहेवियर है, आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग और आइदर इट इज़ डिक्रीजिंग, बस जो भी बिहेवियर है चाहे वो इंक्रीज़ होने वाला है चाहे वो डिक्रीज़ होने वाला है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज सेम बिहेव करें, सेम रिलेशन उनके दरमियान, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन और वेरिएशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल लेके दिखाई है कि x और y की फॉर्म में कि y जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्या होगा इसका मतलब कि अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, इसी तरीके से अगर y डिक्रीज़ हो रहा है तो x भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, उसने इस साइन से शो किया है यहाँ पर। ठीक है, ये इस साइन से हम शो करते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन को हमने साइन भी देख लिया और समझ भी लिया। तो जब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आता है तो आपको पता है कि जब भी कोई रिलेशन आता है, चाहे इट इज़ डायरेक्ट और इनवर्स, तो रिलेशन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल के साइन से रिप्लेस करते हैं और साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज़ के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है, जैसे कि यही वाला ले लेते हैं, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मुझे ख़त्म करना हो तो मैं क्या करती हूँ, इसको रिप्लेस कर देती हूँ इक्वल के साइन से और इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हम फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं, मैथ की भी कई जगहों पे हम इससे पढ़ चुके हैं कि जब भी डायरेक्ट का साइन आए और इसे हमें रिमूव करना हो, रिप्लेस करना हो, तो किससे रिप्लेस करते हैं, इक्वल का साइन लगा के विद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ भी क्लियर होगी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है। द साइन ये वाला इज़ रीड एज वेरीज एज। तो हम डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे हैं, तो जब वेरिएशन में इसे पढ़ेंगे तो इस साइन का मतलब है वेरीज एज। वैसे तो नॉर्मली हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, तो हम अभी वेरिएशन का टॉपिक डिस्कस करें तो हम उसे बोलेंगे वेरीज एज। ठीक है, जिस तरह y वेरीज एज x is called a sign of proportionality or variation, while k can never be equal to 0 is known as the constant of variation। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो अब आ जाती हैं एग्जांपल्स। वो कह रहा है कि फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार द लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। ये डायरेक्ट रिलेशन की, डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है कि अगर कोई गाड़ी है वो तेज़ी से मूव कर रही है, वो काफ़ी स्पीड से जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा ही कवर करेगी ना, कि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगी, लंबा डिस्टेंस कवर कर लेगी, लंबा फासला तय कर लेगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर वो स्लो जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, स्मॉलर द रेडियस ऑफ अ सर्कल स्मॉलर द सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस कहते हैं बाउंड्री को, तो अगर उसका रेडियस ही स्मॉलर हो गया तो सर्कमफेरेंस भी स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ अब मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है।
So example 1 is find the relation between the distance of a body falling from the rest varies directly. ये चीज़ देखने वाली है मेन हमारी। इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि वेरीज क्या कर रही है, डायरेक्टली, और किससे वेरी कर रही है, एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्क्वायर ऑफ द टाइम, यानी कि टी स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फिलहाल आपने इसको इग्नोर कर देना। यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज़ लेनी है और वो क्या है, डी। हम किसको डील कर रहे हैं, डी को। वेरीज डायरेक्टली, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। किसके साथ वेरिएशन है, एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम, यानी कि टाइम के स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि हमें जो है इसमें से के फाइंड आउट करना है और फिर डी और टी की वैल्यूज़ दिया और हमें उनका रिलेशन फाइंड करना है। तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ओके जी, ये मेरे पास एग्जांपल 1 आ गई है। इसका कुछ डाटा हमें गिवन है और जो गिवन कंडीशंस थी उनके मुताबिक हमने जो है अपना एक रिलेशन बना लिया है, और जो कि था डायरेक्ट वेरिएशन। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कैसे बनाया है। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन के साइन को रिमूव करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, कांस्टेंट और इक्वल का साइन। ठीक है, इक्वल लगा के कांस्टेंट और टी स्क्वायर। तो सबसे पहला जो काम है कि हमें जो है इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है इफ़ डी एंड टी इज़ गिवन। तो सिंपली क्या करेंगे, डी और टी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से जो है हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की क्या वैल्यू है, 16 इज इक्वल्स टू के फाइंड करना है। तो टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू के। तो क्या निकल आया, 16 आ गया यहाँ से हमारे पास। तो जब के की वैल्यू निकल आई तो उसने हमसे पूछा था कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो ये वाली जब भी इक्वेशन बनेगी, कांस्टेंट रिमूव कर, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन रिमूव करने का या वेरिएशन का साइन रिमूव करने के बाद जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन बनेगी, इसे आपने हमेशा नाम देना है इक्वेशन नंबर। कोई भी इक्वेशन का आपने नाम दे देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसे 1 का नाम दे रही हूँ। तो एट द एंड मुझे क्या करना था, रिलेशन निकालना है डी और टी के दरमियान। ठीक है, तो डी और टी के दरमियान रिलेशन के लिए मैं क्या करूँगी, के की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँगी तो डी और टी स्क्वायर का रिलेशन आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू के क्या था, 16 और साथ में क्या है, टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये है जी रिलेशन बिटवीन डी एंड टी स्क्वायर। तो चलें जी अब हम बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई और इसी के साथ जो है आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी है जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे, और वो क्या है, आपने टाइम फाइंड करना है व्हेन डी इज़ 64 फीट। यही जो एग्जांपल अभी हमने सॉल्व की है, इस रिलेशन में आपने क्या करना है, टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस रिलेशन में से, और इसमें डी की वैल्यू 64 रखनी है। और इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में क्या करना है, फाइंड डी करना है, टी की वैल्यू गिवन है। इससे फाइनल रिलेशन जो हमारा है इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और जो एक्टिविटी है इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलें जी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो इट इज़ वेरी क्लियर, हमें इसे नोटबुक पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, आपने उसने क्या पूछा, y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इक्वल का साइन, और साथ में कांस्टेंट की जगह पे क्या आ गया, k और x। तो ये थी जी हमारी इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो जब भी कहेगा सिंपली आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो रिमूव करना है और इसे इक्वल के साइन से रिप्लेस करके कांस्टेंट लगा देना है। तो ये हमारी इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y हो गई। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k। हमें क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k को फाइंड आउट करना है, जबकि इसमें से हमें क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, x और y की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से जो है हम k निकाल लेंगे। तो चलें जिसे सॉल्व करते हैं। तो चलें जी हमारा सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं y की और x की वैल्यू। ठीक है, तो 6 इज इक्वल्स टू k और x की जगह 7, k की वैल्यू निकालनी है। सो 6/7 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से जो है हमारी k की वैल्यू भी निकल आई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो k की वैल्यू निकली है इसे हम पुट करेंगे
ये वाला जो k है यहाँ पर, इसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ताकि जो है हमारे पास x और y का रिलेशन निकला है। क्योंकि आप देख सकते हैं उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। k निकालने के बाद आपने क्या करना है, रिलेशन भी निकालना है। तो जब हमने k निकाल लिया तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। तो अगेन मैं k की वैल्यू को, अब k की वैल्यू को 1 में पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 6/7x। तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन जो कि उसने हमें फाइंड करने को कहा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है जबकि x की वैल्यू गिवन है। तो जब ऐसे उसने बोला हो कि जब ये बेसिकली स्टेप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया है y इज इक्वल्स टू 6/7x। तो जो c पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है c पार्ट में, c पार्ट में उसने ये कहा था कि अब हमें y फाइंड आउट करना है और इसमें x अननोन था ना, तो इस स्टेप में उसने क्या किया है, x की वैल्यू भी हमें दे दी है जो कि क्या थी 21। उसने कहा है कि इसमें से, इस फाइनल रिलेशन में से अब y निकाल लो जबकि x की वैल्यू क्या है 21। तो हम सिंपली यहाँ पर जो है x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल्स टू 6/7 इंटू 21। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18। तो y की वैल्यू क्या निकल आई 18, और ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। और इसी के साथ जो है हमारी एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुई। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3। गिवन दैट a वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ a। किससे वेरीज कर रहा है, a वेरीज डायरेक्टली किससे, एज स्क्वायर ऑफ r। सिर्फ इस चीज़ को आपने देखना है। पहले इस चीज़ को देख लिया कि डायरेक्ट रिलेशन है, अभी तो चलो हम डायरेक्टली एग्जांपल्स कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको नहीं पता चलेगा ना। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस चीज़ से जज करना है कि आइदर इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन और एन इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्टली मेंशन है तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन आएगा, ठीक है। वेरीज डायरेक्टली एज, किससे वेरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ r, तो r का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, गिवन दैट a वेरीज डायरेक्टली। सबसे पहले हम डायरेक्टली को देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ r। इसका मतलब r स्क्वायर से जो है वो इसका रिलेशन बन रहा है, वेरीज कर रहा है a। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a और r की वैल्यू गिवन होती है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जब k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ पर हम r पुट करेंगे और a निकाल लेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में किया था। तो मज़ीद अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अभी मैं सॉल्व करूँगी ना, तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलें जिसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, ये आ गई मेरे पास एग्जाम्पल 3 और इसका डाटा। तो एग्जाम्पल 3 को मैंने 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट कर लिया है, ठीक है, ताकि ये एक्चुअली में है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए स्प्लिट किया ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करवा सकूं कि करना हमें क्या है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें उसने कहा है a की वैल्यू दी है और r की वैल्यू दी है। तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या कंडीशन बन रही थी हमारी, कि a वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ r। तो ये हमारी रिलेशन बन रही थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ से जो है हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा KR²। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें a भी गिवन है और r भी गिवन है। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ भी पुट करूँ और r की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो यहाँ से मैं इजीली क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, k। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन होती हैं ताकि आप जो है वो k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। तो अब जो है हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको जब भी मैंने आपको बताया कि इसको हमेशा आपने इक्वेशन का नेम दे देना है, तो मैं इससे यहाँ पर कर रही हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जो है आप सिंपली पुट कर दें a और r² की वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की जगह 1782 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल्स टू k इंटू r क्या है 9 और इसका है हमारे पास स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो ये आ जाएगा 1782 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू क्या आ गया, k। तो यहाँ से जो है हमें k की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास k की वैल्यू 22/7।
7। तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद ये ठीक है टेबल पर कट हो रहा है, ऐसे जैसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा के का वो है 22/7। तो अब ये जो है यहाँ तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है बेसिकली हमें रिलेशन भी निकालना है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिलेशन भी निकाल लेती हूँ। इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब के की वैल्यू निकल आई इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, ए इज़ इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। तो ए इज़ इक्वल्स टू 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज़। ठीक हो गया। तो अब सेकंड पार्ट का काम है कि इफ़ आर इज़ गिवन तो फाइंड ए। आर क्या है 14। तो यहाँ पर जो है अब हम आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू निकल आई। तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर्स में थी और ए स्क्वायर्स में हो गया, उसी का हमने लिया है स्क्वायर। तो ये थी जी हमारी दो पार्ट्स मैंने इसीलिए बनाए ताकि आपको जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें करना क्या है। तो चलें जी अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। सो नेक्स्ट इज़ एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल 4 भी बिल्कुल अभी जो हमने एग्जांपल्स किए उन्हीं की तरह है। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली देख लिया सबसे पहले। ठीक है, एज क्यूब ऑफ एक्स। वाई किसके साथ वेरी कर रहा है, एज क्यूब ऑफ एक्स, यानी कि एक्स क्यूब के साथ। तो अब देखें कि इसका फर्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, वाई ये है और एक्स ये है। तो जब मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, इसको मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लूँ तो आ जाएगा एक्स क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पे वाई भी गिवन है, एक्स क्यूब भी गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आई। जब के की वैल्यू निकल आएगी तो मुझे यहाँ इस रिलेशन में पुट करनी है और वो रिलेशन आ जाएगा वाई और एक्स की फॉर्म में। ठीक है, जस्ट लाइक कि मैंने जो अभी लास्ट एग्जांपल करवाई है, ये एग्जांपल 3 बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो जब हमने रिलेशन निकाल लिया उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें कि जो रिलेशन आएगा के की वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और वहाँ से आपने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, मैं यहीं से आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि देखिए वाई इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 81 एंड x इज इक्वल्स टू 3। जैसे कि फर्स्ट पार्ट था, इसे आप पुट करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, k की वैल्यू। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ से जो है हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई, 3। तो अब ये जो 3 आया है इसे हमने पुट करना है हमारी ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसे मैं नेम दे रही हूँ 1 का, तो मैं यहीं पर पुट करके दिखा देती हूँ। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। तो यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, इवेल्यूएट करें y को, यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 375। तो ये निकल आई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, तो ये थे जी जब भी हमारे पास वेरिएशन के क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली डायरेक्टली वेरिएशन के, तो उन्हें हमेशा हम एक ही मेथड सॉल्व करने का, जैसे कि आपने देखा ऑलमोस्ट सभी एग्जांपल्स में एक ही मेथड है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर इसी तरह एक चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो मतलब जो फर्स्ट क्वांटिटी के साथ हो रहा है वही हमेशा सेकेंड क्वांटिटी का भी बिहेवियर होगा। सो दिस इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इन्वर्स वेरिएशन को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन की प्रैक्टिस कीजिए, और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।